शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बुक रेनबो का 4th चैप्टर नेम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके 2 पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और आज हम इसका लास्ट एंड 3rd पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो बताया गया था कि किस प्रकार से साहिब आलम जो है रैग पिकिंग का काम करता है, कैसे उसने अपना जो हरे भरे खेत थे, अपने जो मैदान जो हरे भरे नदियों वाले जो मैदान थे या जो जमीन थी, कैसे उसको छोड़ के वो आ गए थे और कैसे वो सपना देखता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। कैसे वो चाय जो टी स्टॉल है वहां पे वो काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर स्टोरी मुकेश की आती है यहाँ पे, जो इस चैप्टर की जो राइटर है अनीस जंग, जिन्होंने बताया कि मैं मुकेश के घर पे विजिट करने के लिए गई थी और वहां का पूरा जो उसका एटमॉस्फेयर था वो भी इसने बताया था और मैंने लास्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। तो जो वहां का कैसा सीन होता है, कैसे वो लोग रहते हैं, वो सारी चीजें हैं इस चैप्टर में बताई गई है। रैग पिकिंग वालों की या फिर जो स्लम डॉग्स वगैरह जो होते हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कैसे फिरोजाबाद जो एक सिटी है, चूड़ियों बनाने की सिटी के नाम से वो मशहूर है, चूड़ियों के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है फिरोजाबाद। तो वहां पे बताया कि कैसे बच्चे हैं वो भी इन काम में लगे रहते हैं, कैसे वो अंधेरे में भी काम करते हैं, अपने जो आई साइट है उसको वो खो देते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी। तो यहाँ पे देखो पहले क्या बताया था कि मुकेश के फादर जिन्होंने पूरी जिंदगी चूड़ियां बनाने का काम किया था, लेकिन वो एक घर ही बना पाए थे अपनी उस अर्निंग से। तो अब बता रहे हैं कि मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God given lineage ever be broken? देखो क्वेश्चन भी पूछती है, सी इम्प्लाइज कि इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, कि ये उसके कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश मदर, ऐसा कौन बोलती है? मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, उसकी मुकेश की जो दादी है वो बोलती है कि ये उसका कर्म है, उसकी डेस्टिनी है, उसकी नियति है, उसका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड, जिसने जो देख चुकी है, हर own हस्बैंड, अपने खुद के हस्बैंड को, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, कि चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने की जो पॉलिश करते हुए जो धूल होती है, चूड़ियों की जो धूल होती है, तो जो चूड़ियों के कांच की पॉलिश करने से उड़ते हुए जो धूल थी, पॉलिश की जो धूल थी, उससे अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए जो देख चुकी है, जिसने देखा है कि उसका खुद का हस्बैंड किस प्रकार से अंधा हो गया था और काम क्या करता था, वो चूड़ियों का जो कांच था उसको पॉलिश करने का काम करता था। अब वो बोलती है कि कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई जो लाइनेज है, मतलब भगवान के द्वारा जो वंश परंपरा, जो परंपरा स्थापित कर दी गई है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? मतलब एक तरीके से वो जोर देके बोल रही है कि नहीं, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। सी इम्प्लाइज, वो जोर देती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड। तो देखो क्या होता है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि चूड़ियां बनाने वाले की जो जाति है उसमें जन्म लेना क्या होता है? जन्म लेने से दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। मतलब जो चूड़ियों बनाने वाली जो जाति होती है, जैसे एक जाति विशेष के लिए बोल देते हैं ना, ये इस जाति का है तो यही काम करेगा, तो वैसे इसमें बताया है कि चूड़ियां बनाने वाले की जाति में पैदा होकर के उन्होंने बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घरों में, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में या अहाते में, मतलब हर जगह उन्होंने चूड़ियां ही देखी है, चाहे वो घर हो चाहे वो यार्ड हो। इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। तो कहाँ पे बताइए? इन एवरी अदर हाउस, हर प्रत्येक दूसरे घर में, प्रत्येक दूसरे यार्ड में और प्रत्येक फिरोजाबाद की गली में, हर जगह क्या देखी है? चूड़ियां ही देखी है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो lie in mound in unkempt yards, are piled on 4-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। तो देखो कितना बताया है कि स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल्स मतलब जो गोलाकार जो मालानुमा एक जो बंडल बना हुआ होता है चूड़ियों का, तो स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स मतलब चूड़ियों का एक
चूड़ियों की माला बोल सकते हैं अपन, स्पाइरल्स है वो माला के लिए आता है। तो चूड़ियों की माला सनी गोल्ड मतलब एकदम चमकदार सुनहरी, पेडी ग्रीन, पेडी मतलब धान के जैसी एकदम ग्रीन, रॉयल ब्लू शाही नीली, गुलाबी, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, कि रेनबो के यानी जो इंद्रधनुष है उसके 7 कलर से, उसके 7 रंग से उत्पन्न, बोर्न आउट मतलब उत्पन्न या जन्मा, तो इंद्रधनुष के 7 रंग से जन्मे प्रत्येक रंग के, और रंग देखो कौन कौन सा होता है, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारे कलर बताए हैं। और रेनबो के 7 कलर से उत्पन्न हुए जन्मे प्रत्येक कलर है वो लाई इन माउंट इन अनकेप्ट यार्ड, तो उस बिना अनकेप्ट यार्ड मतलब अनकेप्ट होता है बिना सवारा हुआ, मतलब बिना एकदम जैसे करते हैं ना घर में साफ सफाई करते हैं, तो वो अनकेप्ट यानी बिना साफ सफाई किए हुए यार्ड के अंदर माउंट्स होते हैं ढेर, पाइल्स, तो बिना संवारे हुए बिना साफ सफाई किए हुए उस आंगन में ढेर के रूप में पड़े होते हैं। क्या चीज पड़े होते हैं, जो स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स है वो पड़े होते हैं कहाँ पे, जो अनकेम्प्ड यार्ड्स हैं, जो बिना साफ सफाई किया हुआ बिना संवारा हुआ जो यार्ड है आता है उसमें ढेर के रूप में पड़े होते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडकार्ट्स, देखो घरों में पड़े होते हैं, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडकार्ट्स, और जो 4 पहियों वाली जो हैंडकार्ट मतलब हाथ गाड़ी जो होती है उसमें पाइल यानी उसमें पड़े होते हैं ढेर के रूप में, उसमें भी लगे हुए होते हैं, उसमें पड़े होते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जो कि पुश्ड बाय मतलब धक्का दिया जाता है जिसको यंग मैन के द्वारा, युवा आदमियों के द्वारा जिसको धक्का दिया जाता है, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, मतलब उस शैंटी टाउन मतलब जो झोपड़ियों वाला जो टाउन है, शैंटी झोपड़ी के लिए आया है, कि झोपड़ियों वाले उस शहर के प्रत्येक नैरो लेन मतलब संकरी गलियों के अंदर जो गाड़ियां यंग मैन के द्वारा धकेल दी जाती है, तो उस हैंड कार्ट जो 4 पहियों वाली हैंड कार्ट है उसमें भी ढेर के रूप में ये जो स्पाइरल ऑफ बेंगल्स है वो पड़े रहते हैं। तो देखो घूम फिर के यहाँ पे चूड़ियां बताई है कि कौन कौन से कलर की होती है और कहाँ पड़ी रहती है। एक तो अनकेम्प्ड यार्ड में पड़ी होती है और 4 व्हील हैंड कार्ट में पड़ी होती है, जिसको उस शैंटी टाउन में उस झोपड़ियों वाले शहर के अंदर संकीर्ण जो गलियां हैं उसमें युवा जो आदमी है, युवा जो मैन है वो धकेलते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glasses into circles of bangles। तो देखो क्या होता है, एंड इन डार्क हटमेंट्स मतलब उस अंधेरी हटमेंट्स है वो झोपड़ी के लिए आया है, कि इन डार्क हटमेंट्स, देखो झोपड़ियों के लिए कितने वर्ड आए हैं, शैंटी भी आया है, हटमेंट्स तो झोपड़ी होता ही है, हटमेंट्स मतलब झोपड़ियों में, उन अंधेरी झोपड़ियों के अंदर नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, कि फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाती हुई जो ऑयल लैम्प है, तेल के जो लैम्प है, एक तरीके से दीपक है, तो चमचमाते हुए उन दीपकों की लपटों की जो लाइन है उन पंक्तियों के आगे सिट बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पे कौन बैठे होते हैं, लड़के और लड़कियां बैठी होती है, विद देयर फादर एंड मदर, अपनी मदर और फादर के साथ, अपने माता पिताओं के साथ लड़के और लड़कियां हैं वो बैठे होते हैं कहाँ पे, उस अंधेरी झोपड़ियों के अंदर। एक तो देखो जो चूड़ियां बनाते हैं, जैसे एक आप मान सकते हो जो हैंड कार्ट है वहां पे भी बैठे होते हैं, और झोपड़ियों के अंदर जहाँ चूड़ियों पे पॉलिश होती है, बनाई जाती है, जिस पे मतलब जो कलाकारी की जाती है वहां पे भी बैठे होते हैं। तो देखो एंड इन डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, कि उन अंधेरी झोपड़ियों के अंदर, अंधेरी झोपड़ियों में और टिमटिमाते हुए, जगमगाते हुए, टिमटिमाते हुए जो दीपकों की जो फ्लेम्स है, लपटे हैं, उन पंक्तियों के आगे अपने माता और पिता के साथ में लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, और वो चूड़ियों के जो सर्किल होते हैं, जो गोलाकार चूड़ियों के अंदर जो गोलाकार आकृति होती है उसमें रंगीन जो कांच है उसको, रंगीन कांच के टुकड़ों को वो जोड़ते हैं, वेल्डिंग मतलब जोड़ते हुए, एक तरीके से जोड़ते हुए माता पिता के साथ में लड़के और लड़कियां बैठे होती हैं। तो वो कैसे बैठे होते हैं, वहां पे जो चूड़ियों की जो सर्किल्स है, जो चूड़ियों की जो गोलाकार आकृति है या जो गोलाकार चूड़ियां हैं उस पे रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए अपने मदर और फादर के साथ में लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं कहाँ पे, इन डार्क हटमेंट्स में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड,
देखो कैसे बताया कि उन लोगों को अंधेरे की इतनी आदत हो गई है, क्योंकि वो अंधकार में रहते हैं, अंधेरी झोंपड़ियों में रहते हैं, तो देयर आइज, उनकी जो आइज है, आर मोर एडजस्टेड, वो ज्यादा समायोजित हो गई है, टू द डार्क, अंधेरे के साथ में, देन टू द लाइट आउटसाइड, कि बाहर की जो रोशनी है उसकी बजाय अंधेरे के साथ उनकी आंखें हैं वो ज्यादा एडजस्टेड है, ज्यादा समायोजित हैं। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, कि दिस इज वाई या दैट्स वाई कि यही कारण है कि दे ऑफन, वे प्राय एंड अप लॉसिंग मतलब अंत में खो देते हैं, देयर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी को, बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, कि वो अडल्ट होने से पहले ही, अपने वयस्क होने से पहले ही अपने की आंखों की रोशनी को प्राय खो देते हैं, क्योंकि उनकी आंख है वो अंधेरे के साथ ज्यादा समायोजित है, वो हो जाती है, उनको अंधकार की आदत हो जाती है, और ऐसे काम करते हुए वो अंधेरे में अपना जीवन है वो, जीवन क्या एक तरीके से अपना बचपन खो देते हैं। अडल्ट होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो दी तो वो खुद क्या हो गए, बचपन में ही अंधे है वो हो जाते हैं, अधिकतर हो जाते हैं, सारे नहीं। सविता, ए यंग गर्ल in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glasses, कि सविता क्या है, एक यंग गर्ल है, एक युवा लड़की है, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, एक ड्रेप मतलब एक भद्दी सी पिंक ड्रेस के अंदर एक युवा लड़की सविता, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एक वृद्ध महिला के अलोंगसाइड मतलब एक वृद्ध महिला के निकट है वो बैठती है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, क्या करते हुए, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए वो एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठती है। कौन, सविता, जो कि एक यंग गर्ल है और एक भद्दी सी पिंक ड्रेस में है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। देखो क्या बताया है कि एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, कि उसके जो हाथ हैं वो बहुत ही मैकेनिकली मतलब जब उसके हाथ मशीन की तरह, एज हर हैंड्स जब उसके हाथ मूव करते हैं, चलते हैं, मैकेनिकली यंत्रवत रूप से मशीन की तरह, लाइक द टोंग ऑफ मशीन, कि मशीन के चिमटों के समान जब उसके हाथ यंत्रवत रूप से मूव करते हैं, चलते हैं, तो आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ, अनीस जंग है वो बोलती है, मैं आश्चर्य करती हूँ, इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, कि क्या वो उन बैंगल्स की पवित्रता को जानती है, सी हेल्प्स मेक, जिसे बनाने में वो हेल्प करती है, मतलब जिसे बनाने में वो मदद कर रही है, क्या उन चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है, क्या उसको वो जानती है, वो छोटी सी यंग गर्ल जो सविता है। अब वो बता रही है कि सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, तो वो क्या बता रही है कि सिम्बलाइजेज जो कि प्रतीक है, एन इंडियन वुमेन सुहाग, कि भारतीय महिला के सुहाग का जो प्रतीक है, जो चूड़ियां वो बना रही है, जिसको बनाने में वो हेल्प कर रही है, वो भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी के अंदर ऑस्पिशियसनेस मतलब शुभ मानी जाती है, शुभदायक होती है। इट विल डॉन, डान मतलब जो सूर्योदय होता है उसको बोलते हैं, इट विल डॉन और हर सडनली वन डे, इट विल डॉन और हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। तो देखिए क्या बताया कि इट विल डॉन, कि एक सूर्योदय होगा, एक दिन सूर्य उदय, ऐसा सूर्योदय होगा, और हर सडनली वन डे, कि अचानक से उसके लिए एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा सूर्योदय होगा, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, जब उसका सर है वो ड्रेप्ड मतलब लिपटा हुआ होगा, विद ए रेड वेल, एक लाल घूंघट में जब उसका सिर है वो लिपटा हुआ होगा, एक दिन अचानक से उसके लिए ऐसा सूर्योदय होगा जब उसका सर लाल घूंघट में ड्रेप्ड होगा, लिपटा हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके जो हैंड्स है, जो उसके जो हाथ हैं वो हिना से, मेहंदी से, लाल रंग से रंगे होंगे, डाई किए हुए होंगे मतलब रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियां हैं वो रोल्ड मतलब पहनाई गई होगी, ऑन टू हर रिस्ट, की उसकी कलाइयों के चारों तरफ जो लाल चूड़ियां हैं वो रोल्ड होगी, लिपटी हुई होगी, लाल चूड़ियां उसके हाथों में पहनाई हुई होगी। तो एक दिन ऐसा है वो उसके अंदर, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वो भी दुल्हन बन जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. देखो क्या होता है, सी विल देन बिकम ए ब्राइड, वो तब क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उसके बगल में बैठी हुई उस वृद्ध महिला के समान,
बिकेम वन, जो एक दिन बनी थी, मैनी ईयर्स अगो, की बहुत साल पहले जो एक दिन बनी थी, उस वृद्ध महिला के बगल में, उस वृद्ध महिला के समान वो एक दिन दुल्हन बन जाएगी, उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी जैसे कि वो वृद्ध महिला बनी थी बहुत साल पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, कि सी स्टिल, वो अभी भी बैंगल्स रखती है ऑन हर रिस्ट, की अपनी कलाइयों में, उसकी कलाइयों के अंदर अभी भी बैंगल्स है, उसकी जो कलाइयां हैं उसमें उसने चूड़ियां हैं वो पहनी हुई है। जो वृद्ध महिला बैठी है उसने अभी भी कलाई में चूड़ियां पहनी हुई है, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आईज के अंदर, उसकी आंखों में अब रोशनी नहीं है, वो अंधी हो गई है। अब वो क्या बोलती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखो कितनी अच्छी लाइन, देखो बोली है, कितना इजी हो जाएगा अगर ऐसे इंग्लिश लिखी जाने लग गई तो। व्हाट्सएप लैंग्वेज जिसको हम बोल रहे हैं, तो उस टाइप से ये लिखी हुई है। सी सेज, इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। देखो तो वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन वॉइस की उसकी जो आवाज है वो ड्रेन्ड मतलब रहित है, ऑफ जॉय कि वो खुशी से रहित आवाज के साथ कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पेट भर खाना नहीं खाया। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि सी हैज नॉट एंजॉयड, उसने आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, कि एक पूर्ण भोजन का, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर, अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर उसने एक बार भी फुल मील का, संपूर्ण भोजन का आनंद उसने नहीं लिया है। दैट्स व्हाट सी हैज रिप्ड, कि दैट्स व्हाट, और यही वो चीज है, सी हैज रिप्ड, जो उसने काटी है, मतलब यही फसल उसने काटी है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, कि उसका हस्बैंड, उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, क्योंकि वो खुद बूढ़ी है तो उसका हस्बैंड भी बूढ़ा होगा, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी एक फ्लोइंग मतलब बहती हुई या बड़ी सी जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, उस दाढ़ी के साथ एक बूढ़ा आदमी जो उसका हस्बैंड है। सेज, वो कहता है, क्या कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, कि चूड़ियों के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता, चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि ऑल आई हैव डन, कि जितना कुछ मैं कर पाया, इज मेक ए हाउस, वो क्या है, फॉर द फैमिली, के परिवार के लिए घर ही मैं बना पाया हूँ। टू लिव इन, इसमें रहने के लिए, कि ऑल आई हैव डन, जितना मैं कर पाया हूँ, या फिर मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैंने परिवार के रहने के लिए घर बना दिया है, इतना ही वो कर पाया है। मतलब उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने मेरे परिवार वालों के रहने के लिए घर बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ट इन द लाइफ टाइम, कि हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए वन वंडर्स, मतलब कोई भी आश्चर्य कर सकता है, किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है कि इफ ही हैज अचीव्ड, कि उसने अचीव कर लिया, उसने वो पा लिया है, वो चीज उसने पा ली है, व्हाट मेनी हैव फेल्ट इन द लाइफ टाइम, जो बहुत से लोग अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में असफल हो जाते हैं, उस चीज को उसने प्राप्त कर लिया है। ही हैज ए रूफ और हिज हेड, उसके सर के ऊपर एक छत है, मतलब उसने घर बना लिया, ये बहुत बड़ा काम उसने कर लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू, कि द क्राई, जो रोने की आवाज है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, धन नहीं होने के कारण जो रोने की आवाज है, टू डू करने के लिए, एनीथिंग एक्सेप्ट मतलब कुछ और, एक्सेप्ट यानी सिवाय, ऑन द बिजनेस यानी व्यापार के लिए, ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो देखो, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कि जो चूड़ियां, मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियां बनाने के काम को, चूड़ियां बनाने का जो काम है उसको करते रहने, चूड़ियां बनाने का जो बिजनेस है, देखो इसमें बिजनेस नाम दिया है, तो चूड़ियां बनाने का जो बिजनेस है या चूड़ियां बनाने का जो काम है, उसको कैरी ऑन रखने के लिए, मतलब उसको जारी रखने के अलावा, एक्सेप्ट यानी जारी रखने के सिवाय या जारी रखने के अलावा कुछ अन्य कार्य करने के लिए, टू डू एनीथिंग मतलब कुछ अन्य कार्य करने के लिए, धन न होने का जो अभाव है, धन का जो अभाव है, और जो नॉट इवन इनफ टू ईट, कि यहाँ तक कि खाने को भी पर्याप्त नहीं होने के कारण जो धन का अभाव है। रिंग्स इन एवरी होम, जो क्राई, द क्राई है वो रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में जो क्राई है, जो कराहट की आवाज है, वो रिंग्स यानी गूंजती है, रिंग्स मतलब ऐसे बजती है या गूंजती है,
तो देखो, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, कि चूड़ियां बनाने का जो बिजनेस है उसको जारी रखने के सिवाय कुछ और कार्य करने के लिए और पर्याप्त रूप से भोजन करने के लिए धन के अभाव से जो क्राई है, जो रोकने की, चीखने की जो आवाज है, वो प्रत्येक घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट और देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन है, जो युवा आदमी है, वो इको मतलब प्रतिध्वनि करते हैं, द लेमेंट उस दुख की, उस विलाप की, ऑफ देयर एल्डर्स, कि अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके विलाप का ही जो यंग मैन है वो प्रतिध्वनि उसकी करते हैं, मतलब उसको दोहराते रहते हैं। मतलब जैसे बड़े लोग जैसे विलाप करते रहते हैं, दुख प्रकट करते हैं, वैसे ही जो यंग मैन है वो भी आने वाले टाइम में वैसा ही करने लग जाते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद के अंदर ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है फिरोजाबाद में, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, के समय के साथ लिटिल हैज मूव्ड, कुछ भी नहीं बदला। जो लिटिल वर्ड होता है वो नेगेटिव सेंस के लिए आता है। देखो, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो लिटिल है वो नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, ए लिटिल है वो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। तो देखो, नेगेटिव बिना नोट के ही यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है कि फिरोजाबाद के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला, मतलब नए के बराबर चीजें बदली हैं। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, कि years of mind numbing toil, years मतलब वर्षों तक की जो माइंड नबिंग जो टॉयल है, मतलब दिमाग को शून्य कर देने वाला जो परिश्रम है, या चेतना शून्य कर देने वाला जो परिश्रम है किल्ड, वो किल्ड कर चुका है, मार चुका है। ऑल इनिशिएटिव मतलब सभी इनिशिएटिव को, सभी जो उसके उनके अंदर जो क्षमता होती है, पहल करने की जो क्षमता होती है, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, योग्यता है, उनको उनका जो चेतना शून्य परिश्रम है, वो वर्षों तक का चेतना शून्य परिश्रम, उनकी पहल करने की क्षमता और उनके स्वप्न देखने की योग्यता को किल कर चुके होते हैं, उनको मार दिया होता है। मतलब वो फिर इनिशिएटिव नहीं रह पाते हैं और वो स्वप्न भी नहीं ले पाते हैं, उनका काम वही बच जाता है, चूड़ियां बनाओ। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो अब देखो क्या बोलती है अनीस जंग की, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, कि तुम लोग एक कोऑपरेटिव मतलब एक सहकारिता के साथ में, तुम लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते। एक तरीके से वो बोल रही है कि तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेते। तो ये बोलते हैं वाई नॉट ऑर्गेनाइज, कि तुम लोग संगठित क्यों नहीं होते हो, इंटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारिता के साथ तुम लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते हो, संगठित क्यों नहीं होते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, कि मैंने एक युवा व्यक्तियों के, युवा लोगों के ग्रुप से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन, जो कि बिचौलिए, जो मिडिलमैन जो मतलब बिचौलिए होते हैं, उनके बुरे चक्कर में, जो गिर चुके बुरे चक्कर में फंस गए होते हैं, उनसे पूछा था। हु ट्रेप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके फोर फादर्स मतलब उनके पूर्वजों को ट्रेप्ड मतलब जाल में फंसा लिया था, उन बिचौलियों के बुरे चक्कर में वो फंसे होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। अब वो क्या जवाब देते हैं कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, दे से। तो वे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो यंग मैन का जो ग्रुप है, कि इवन इफ, कि यदि वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, यदि हम संगठित हो भी जाते हैं, तो वी आर द वंस, कि हम ही वो लोग हैं, हु विल बी होल्ड अप, जो घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस, कि हम ही वो लोग हैं जो पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटन मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड और घसीटे जाएंगे टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि कुछ इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए जेल में पटक दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे हम लोगों को ही। अगर हम संगठित हो जाते हैं तो कोई, जैसे होता है ना कि गैर कानूनी कोई किसी काम में फंसा देते हैं बड़े लोग, तो ये लोग तो बेचारे वैसे ही दबे हुए हैं, तो इनको जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं या फिर जो मिडिल मैन है, वो कुछ इलीगल करने के गलत आरोप लगा करके उनको जेल में डाल देंगे, उनको मारा जाएगा और पुलिस उनको घसीट करके ले जाएगी, ऐसा वो जवाब देते हैं। तो देयर इज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंक डिफरेंटली, कि देयर इज नो लीडर अमंग देम, कि उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम,
कोई ऐसा नहीं है हु कुड हेल्प देम, जो उनकी हेल्प कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, की चीजों को अलग रूप से, डिफरेंटली मतलब अलग अलग रूप से चीजों को देखने में उनकी हेल्प कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है। दे फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो फादर्स हैं, उनके जो पिता हैं, वो भी उतने ही थके हुए जितने की वे खुद। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, कि दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, कि वो एक स्पाइरल मतलब एक चक्र के अंदर वे लोग एंडलेसली मतलब अंतहीनता के साथ में, बिना खत्म होने वाले तरीके के साथ वो बोलते चले जाते हैं, वे बातें करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू एपैथी, जो कि पुअर्टी से, गरीबी से, एपैथी होती है उदासीनता, कि जो गरीबी से उदासीनता की ओर जाती है, फिर उदासीनता से लालच की तरफ, और लालच से इनजस्टिस, अन्याय की तरफ जाती है। जो बात अनलेसली जो बात वो करते जाते हैं, कि एक चक्कर में, एक स्पाइरल के अंदर वो अंतहीनता के साथ बात करते जाते हैं, जो कि गरीबी से उदासीनता की ओर, उदासीनता से लालच की ओर, लालच से अन्याय की तरफ जाती है। Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. कि listening to them, उनको सुनते हुए, मतलब उनकी बातों को सुनते हुए, I see two distinct word, मैंने दो भिन्न जो वर्ड है, दुनिया है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मैंने उनको देखा है, दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स को मैंने देखा है, दो डिफरेंट जो वर्ड्स है, संसार है, उनको मैंने स्पष्ट रूप से देखा है। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार तो ऐसा है, एक दुनिया ऐसी है, caught in a web of poverty, जो कि गरीबी के जाल में फंसी है, burdened by the stigma of caste, और वो जाति का जो स्टिग्मा है, मतलब जाति का जो कलंक है, in which they are born, कि जिसके अंदर वो जन्मे हैं, वो उस जाति के कलंक को वो बर्डन मतलब ढोए हुए हैं। तो एक तो कैसा बताया, गरीबी के जाल में फंसे हुए और अपने जन्म की जो जाति है उसके कलंक को वो ढो रहे हैं। द अदर, जो दूसरी दुनिया है, विशेष सर्किल ऑफ द साहूकार, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और जो दूसरी दुनिया है वो क्या है, साहूकार, बिचौलिए, पुलिसमैन यानी जो पुलिस वाले हैं, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को रखने वाले, द ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो नौकरशाही जो है, एंड द पॉलिटिशियंस मतलब जो राजनेता हैं, उनके विशेष सर्किल वाले, उनके मतलब कूच चक्र की दुनिया है दूसरी दुनिया। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, कि टुगेदर मतलब दोनों चीजें जो हैं, टुगेदर मतलब दोनों ने, दोनों कौन, एक तो उनके जो परिवार वाले हैं, जो जाति का जो कलंक है, एक तो ये, एक जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं, तो इन दोनों ने मिलकर के दे हैव इम्पोज द बैगेज, उन्होंने बैगेज मतलब जो बोझ है, जो भार है, वो इम्पोज कर दिया है, डाल दिया है, लाद दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, कि इन दोनों ने मिलकर के बच्चे के ऊपर बोझ को लाद दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वो पुट डाउन नहीं कर सकता, जिसको वो उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, कि अवेयर होने से पहले ही, जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो अपने फादर के जैसे ही, फादर के अनुसार ही, जैसे मतलब उसके फादर करते हैं, उसके पिता के करते हैं, उसी रूप में वो उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। कि जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली, वो उतने ही स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार कर लेता है जितना कि उसका फादर करता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कि टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना, टू डू एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और करना, वुड मीन टू डेयर, इसका अर्थ होगा साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, एंड डेयरिंग, और जो डेयरिंग है, जो साहस है, वो ग्रोइंग अप मतलब वृद्धि करने का हिस्सा है, वो नहीं है। जो डेयरिंग है, जो साहस करना है, वो उनके ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है। उनके जो ग्रोइंग अप मतलब उनके जो बड़े जो होते हैं, तो उनकी वृद्धि का वो हिस्सा नहीं है, उनको साहस करना नहीं सिखाया जाता। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, कि व्हेन आई सेंस, जब मैंने समझा, ए फ्लैश ऑफ इट, की इसकी एक चमक को, इन मुकेश के अंदर, कि जब मैंने मुकेश के अंदर इसकी एक चमक को देखा, उसको समझा, देन क्या हुआ, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हुई। अनीस जंग बोलते हैं मैं खुश हुई। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जब उसने बोला था ना, ही रिपीट्स, वो दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज में जाएगा, एंड लर्न, और उससे सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है, जो गैराज है, मतलब जहाँ पे जो सीखा जाता है, वो जो गैरेज है या जो गैराज है, वो उसके घर से लॉन्ग वे मतलब दूर है, उसके घर से दूर है, उसका रास्ता दूर है। तो वो क्या बोलता है, आई विल
वॉक, मैं पैदल चलूंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है। अब अनीस जंग पूछती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, कि डू यू ऑल्सो ड्रीम, कि क्या तुम सपना लेते हो, क्या तुम स्वप्न लेते हो फ्लाइंग ए प्लेन, कि क्या प्लेन उड़ाने का भी, मतलब हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना क्या तुम लेते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, नहीं। वो आंसर देता है कि नो नहीं। ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ घूरते हुए वो कहता है कि नहीं, प्लेन का स्वप्न में नहीं देखता। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, कि इन ही स्मॉल मर्मर, उसके स्मॉल मर्मर में, मतलब उसकी जो छोटी सी जो बड़बड़ाहट थी, जो फुसफुसाहट थी, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, वहां पे एक एम्बेरसमेंट थी, एक शर्म थी, शर्म है, मतलब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ये सारी चीजें, कि इन ही स्मॉल मर्मर, उसकी स्मॉल मर्मर में, उसकी मतलब जो हल्की सी धीरे से जो फुसफुसाहट थी, जो गुनगुनाहट थी, उसके अंदर एक एम्बेरसमेंट है, उसमें एक शर्म होती है, एक लज्जा का भाव है। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अभी तक रिग्रेट में नहीं बदली है, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। रिग्रेट मीन्स होता है पश्चाताप, कि उसके अंदर एक शर्म का भाव है। जो उसने धीरे से जो बात बोली थी कि मैं मोटर मैकेनिक, उसने जो नहीं वर्ड बोला था, तो उस बात के लिए उसकी बातों में थोड़ी सी शर्म है, लेकिन वो जो शर्म है वो रिग्रेट में चेंज नहीं हुई थी, वो पश्चाताप में चेंज नहीं हुई। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, कि ही इज कंटेंट, वो कंटेंट है, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कि वो कार के स्वप्न से ही संतुष्ट है। दैट ही सीज, जिसको कि वो देखता है, हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन ऑफ हिज टाउन, के अपने कस्बे के, अपने टाउन के या अपने शहर की जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, उसके अंदर दौड़ती हुई जिन कारों को वो देखता है, उन कारों के स्वप्न से ही वो संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद के ऊपर से न के बराबर एयरप्लेन है वो उड़ते हैं। देखो मैंने लिटिल का भी बताया था, वैसे ही फ्यू का है। लिटिल और फ्यू सेम है, नेगेटिव सेंस दर्शाते हैं। ए लिटिल और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं, और द लिटिल द फ्यू ये होते हैं, मतलब कोई चीज पहले तो थी अब वो नहीं है। तो इनके बारे में मैंने डिटेल में शायद पढ़ाया भी है, या फिर मैं पढ़ाऊंगी इसके बारे में, जो डिटरमिनर्स है उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, और मैंने बार बार बताया भी है इनके बारे में। तो चलो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है लो स्प्रिंग, वो यहाँ पे आज खत्म होता है। बारी आती है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको देना है जवाब कि जो बैंगल्स के जो कलर बताए हैं, जो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स बताए हैं, उन कलर्स के बारे में आपको रिप्लाई देने हैं कि कौन कौन से कलर है वो बताए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लड़कियों को खास चूड़ियां बहुत पसंद होती है। तो आपको बस वही चीज बतानी है, और एक आपको बताना है हिंदी के अंदर, जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में जो होता है, तो लिखी हुई इंग्लिश में है, बट हिंदी के अंदर जो एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अगर चैनल पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।